सो लास्ट डे हमने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कंप्लीट किया था। और न्यूट्रिएंट साइकिल में हमने गैसीय साइकिल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से जो रिमेनिंग पार्ट था वो था सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर एंड फॉस्फोरस बोथ आर सेडिमेंट्री, मीन्स दोनों ही चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं, रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं। जिसमें से हमने देखा कि सल्फर जो है ज्यादातर सल्फेट या सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। दूसरा आपके पास जो फॉस्फोरस है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। फिर हमने इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। सो इसी में से अगर आप देखें तो लास्ट हमने नाइट्रोजन साइक्लिंग किया है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा बिकॉज वो 2 बार हो चुका है। सो सल्फर साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल में हमने देखा कि ये दोनों सेडिमेंट्री टाइप के हैं, जहां पे ये रिलीज होते हैं जब भी रॉक्स में एक टाइप से वेदरिंग होती है या इरोजन होता है, उस टाइम पे ये एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं। ऑल्सो ये एक्टिविटी जो है इनकी वेदरिंग इरोजन की कॉन्टिनेंट के ऊपर भी होती है, मतलब लैंड मास के ऊपर भी होती है, भूमि के ऊपर भी होती है, और पानी के अंदर भी, मतलब समंदर या आपके जिसमें ओशियंस है उसमें भी ये वेदरिंग चलता रहता है प्रोसेस। नेक्स्ट, सल्फर साइकिल जो है एक टाइप से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी है एंड ऑल्सो फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। सो एक्सेसिव फॉस्फोरस अगर हो जाता है इकट्ठा, ज्यादा अगर फॉस्फोरस इकट्ठा हो जाता है तो ये यूट्रोफिकेशन कर सकता है। बाकी दोनों हमने देखे थे कि फॉस्फोरस अगर ज्यादा होगा, सल्फर ज्यादा होगा, तो ये सल्फर जो है एसिड रेन का भी कारण बनता है, क्योंकि ये एक मेजर पोल्यूटेंट बनाता है जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के कारण ये पॉल्यूशन के लिए ज्यादातर कंट्रीब्यूट करता है। इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अगर ज्यादा हो जाता है तो फॉस्फोरस पानी में जाके अगर घुल जाएगा तो इसे यूट्रोफिकेशन होगी, और इसी के साथ हमने देखा था कि एल्गल ब्लूम होगा। सो अगले हमारे 2 टॉपिक यही थे, एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या था बताइए, थोड़ा लास्ट डे का रिवीजन करते रहना है आपने साथ साथ में, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी टॉपिक नया स्टार्ट हो सकता है। तो यूट्रोफिकेशन बताओ, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? आपने लास्ट टाइम लिखा भी था क्लास में। बताओ। यूट्रोफिकेशन आपने जो लिखा है वही पढ़ के सुना दो, ऐसे नहीं बोलना है आपको, खुद से नहीं आपको ये लर्न करके बताना है। आजो आजो। यूट्रोफिकेशन is a process that occurs when a body of water becomes enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus. This leads to overgrowth of algae and other aquatic plants, which can cause harmful algal bloom. Fish are killed and other ecological problems also associated with it. So ऑफलाइन वाले सामने बैठ के भी आप जवाब नहीं दे रहे, ऑनलाइन वाले यहाँ पे टाइप कर दिया इन्होंने। बताओ। प्रॉपर। मनप्रीत सिंह वेरी गुड, संजना वेरी गुड। सो हमने गैसियस साइकिल एंड देन एक हमने पढ़ा था आपका सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस में हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोलॉजिकल मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, वाटर है, और उसके अलावा हमने किया था एक और, दैट वाज कार्बन साइकिल। सेडिमेंट्री हमने कल लास्ट पार्ट जो था आपका सेकंड पार्ट ऑफ द डे, वहां पे हमने पढ़ा कि सल्फर एंड फॉस्फोरस है, दोनों सेडिमेंट्री हैं। सल्फर ज्यादातर कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। सल्फर जो है ये ज्यादातर आपको हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स में भी देखने को मिलता है। सो अगर आप सल्फर से एनरिच्ड पानी में अगर एक स्नान लेते हैं, अगर वहां पे नहाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं निकल जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि दूसरा जो साइकिल है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है एक टाइप से सॉइल में भी डाला जाता है, राइट, ये न्यूट्रिएंट है। तो एक नाइट्रोजन हो गया गैसियस साइकिल का, और सेडिमेंट्री साइकिल का हो गया फॉस्फोरस।
तो ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो ये यूट्रोफिकेशन करते हैं। और यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू दी सॉइल। हाँ, न्यूट्रिएंट जो है वो आगे चलकर पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है। पोल्यूशन कैसे? ज्यादा अगर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आपके वाटर में अवेलेबल रहेंगे तो उससे क्या होगा? हाँ, उससे क्या होगा? ज्यादातर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। एक और लिखा है इसने, एल्गियन प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच लोअर्स द पीएच ऑफ द सी वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओशन एसिडिफिकेशन। ये भी सही लिखा है बंदे ने। Manpreet Singh, very good. Algae and plant produces carbon dioxide, which lowers the pH of the sea water. This process is called ocean acidification. Fish are killed. Low oxygen levels and ocean acidification can kill sea grasses. Also, solution reducing nutrient loads in the water, improving agricultural practices, improving municipal and industrial practices, and controlling agricultural pests with beneficial organisms. बिल्कुल सही। तो अगर पानी में ज्यादा फॉस्फेट नाइट्रेट्स बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा? आपकी एल्गी या फिर आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स है बहुत सारे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद किसी न किसी इवेंट के कारण वो डाई कर जाएंगे। जब डाई करेंगे तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। अब यही जब डिकम्पोज होना शुरू करेंगे, पानी के ऊपर गलना या सड़ना शुरू कर देंगे, जिसको आप बोलते हैं डेथ एंड डिके जब होगा, सो नीचे का जो लेवल है वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, अल्टीमेटली वहां पे सप्लाई बंद हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो ये हमने यूट्रोफिकेशन देखा। अब एल्गल ब्लूम, मनप्रीत सिंह बताइए एल्गल ब्लूम, आप बताइए एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गी की जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, दैट इज एल्गल ब्लूम। प्रॉब्लम क्या है एल्गल ब्लूम की? वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, और साथ साथ में जो लेक है या जो वाटर बॉडी है उसकी डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली लीड्स टू दी डेथ ऑफ दी वाटर बॉडीज। यही था। उसके आगे आपने क्या देखा? वेरियस मेथड्स। पहले आपने देखा कि एल्गल ब्लूम होता कैसे है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फिर हमने देखा कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स किए थे, एक बार मेरे को दे ही दो कॉपी, मैं भूल चुका हूँ। शॉर्ट में लिखे हैं, तुझे बुरा लिखा है? अरे बुरा किसने लिखा? आपने लिखा है? गुड गुड। सो आपने कल देखा एल्गल ब्लूम कैसे होता है। तो सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी स्पेशली इन दी शैलो वाटर बॉडीज विच कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट। तो अगर एल्गी की सडन ग्रोथ हो जाएगी पानी के नीचे बहुत सारी, तो इससे सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी एंड इट कैन कॉज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जो है हमेशा हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि ये आपके जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स है, जितने भी मरीन फूड चेन है, उसको ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। समटाइम एल्गल ब्लूम लीड्स टू दी चेंजिंग इन दी कलर ऑफ दी लेक्स बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन। तो अगर ज्यादा एल्गी ग्रो कर जाएगी तो जैसी एल्गी वैसी लेक दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर एल्गी ग्रीन कलर की तो सारी की सारी लेक ग्रीन कलर की दिखेगी। आपको तालाब या पॉन्ड ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर उसका कलर रेड है या ब्लू है तो वो ब्लू कलर की भी दिख सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन एल्गी का कलर कैसा है, एल्गी का पिगमेंट कैसा है, उसी के हिसाब से आपको लेक देखने को मिलेगी। साथ साथ में एल्गल ब्लूम के कारण जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वही फोटिक एंड एफोटिक एरिया में दोनों में ही ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और इससे एल्गी जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स भी छोड़ती है, बहुत सारे जहरीले एक टाइप से आप कह सकते हैं कि लिक्विड भी छोड़ता है, दैट कैन कॉज दैट इज नोन एज एनॉक्सिक कंडीशन। मतलब वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। Prevention reducing the amount of phosphorus in the dish of lawn fertilization। ठीक है। समटाइम एल्गल, वही फिर से वही बात आ गई कि मरीन माइक्रोब्स को ये हेल्प करता है। कॉजेस क्या थे एल्गल ब्लूम के? पहला नाइट्रेट और फॉस्फेट का ज्यादा बढ़ जाना, क्योंकि हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरा, ज्यादा बायोलॉजिकल वेस्ट हम जो है वाटर बॉडीज में या फिर पानी के अंदर ही हम ज्यादातर हमारा जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको डंप करते हैं। ऑल्सो डायरेक्ट सीवेज को डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। इंडस्ट्रियल जितना भी आपका पोल्यूशन है, जितने भी केमिकल्स है, उनको भी पानी के अंदर ही डिस्पोज किया जाता है।
फिफ्थ पॉइंट था एक्वाकल्चर, जिसको देखते देखते आपकी शक्ल उतर चुकी थी, आप परेशान हो चुके थे कि बस कब फ्री होंगे। फिर एक्वाकल्चर आ गया, तो यहाँ पे एक हमने टेक्निक पढ़ी जिसको कहते हैं एक्वीकल्चर। एक्वीकल्चर में हम फिशेस तो ग्रो करते हैं, साथ साथ में एक्वेटिक प्लांट्स को भी हम ग्रो करते हैं, सो दैट फूड चेन जो है आपकी एक्वेटिक वो मेंटेन रहे। यहाँ पे बट सॉइल को यूज नहीं किया जाता, सबसे मेन बात है सॉइल। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं अभी, एक्वीकल्चर को हाइड्रोपोनिक्स, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि टैंक है, टैंक के बीच में पानी है, पानी में ही आपने डिसॉल्व कर देने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, उसके ऊपर थर्मोकोल लेना है, थर्मोकोल के बीच में थोड़ा सा आपने कप्स में डाल देना है प्लांट्स को, प्लांट्स की रूट जो है पानी को टच करनी चाहिए, सो दैट पानी से ही अपना न्यूट्रिएंट ले सके, मिट्टी यूज नहीं करेंगे। और वही पानी जो है जब ज्यादा समय तक आप यूज कर रहे हैं तो उसको मछलियों की तरफ डाल दिया जाएगा। टैंक में मछलियां जो ज्यादा नाइट्रोजन छोड़ती है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसमें, उस वेस्ट वाटर को अगेन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम यूज कर लेंगे। सो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ पे पानी एक होता है आपका वर्टिकल फार्मिंग। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग फॉर एग्जांपल कोई आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है या फिर कहीं पे स्पेस कम है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, आप कभी बार देखते हैं कि दीवारों के ऊपर भी उन्होंने प्लांट लगा रखे होते हैं, तो उसको कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। या फिर जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे अमर बेल होती है, या फिर दूसरा क्या कहते हैं उसको, मनी प्लांट, ये एक टाइप से आपका वर्टिकल फार्मिंग का पार्ट है। फिर एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं मियावाकी, पूछा है एग्जाम में यूपीएससी 2022 या 23 में पूछा है, मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट जो है एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये क्या करते हैं कि जहां पे आपका शहर है, शहर के बीचों बीच आपने क्या करना, लेयर्स में। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका गुरु नानक मिशन चौक है, तो उससे आगे वाले जो चौक होगा उसके बीच में हम एक फॉरेस्ट बना देंगे, मियावाकी फॉरेस्ट। फिर अगली मार्केट आएगी, फिर दोबारा फॉरेस्ट बना देंगे, फिर आपकी मार्केट आएगी। मतलब इसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं, कि शहरों में आपने एक छोटा सा जो है फॉरेस्ट यहाँ पे तैयार करना है, सो दैट आपको क्या मिलती रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे, और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब होती रहे, सिक्वेस्ट्रेशन होती रहे। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको क्या कहते हैं, नाम याद आ रहा है मुझे, ग्रीन मफलर। ये मैंने आपको बताया था आई थिंक। ग्रीन मफलर का सिंपल मीनिंग है कि जितने भी आपके ये हाईवेज बन रहे हैं उसके चारों तरफ, मतलब डिवाइडर के ऊपर भी, सर्विस लेन के साथ में भी बहुत सारे ट्रीज होने चाहिए। सो ग्रीन कवर की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंडेटरी कर दिया है, कोई भी अगर किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नेशनल हाईवे का, तो उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि वहां पे माली हो, है ना। माली के साथ साथ में आपको जो पौधे हैं उनको ध्यान से रखना भी पड़ेगा, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जब तक आपका टोल प्लाजा चल रहा है। सो अब देख रहे हैं, कभी भी टोल प्लाजा जहां पे भी होता है, उस रोड पे आपको ट्रीज बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, प्रॉपर ट्रीज इन्होंने लगा रखा होता है। सो नेक्स्ट है सोल्यूशन क्या है, नाइट्रोजन या सॉरी हमारा यूट्रोफिकेशन को कम करने का, एल्गल ब्लूम को कम करने का कौन कौन से मेथड्स हैं। तो दो प्रकार के हैं, कुछ एक इसमें नेचुरल हैं, कुछ एक आर्टिफिशियल हैं। पहला, जितना भी नाइट्रोजन डाल रहे हैं एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स के थ्रू, उसको बंद कर दीजिए एग्रीकल्चर में। दूसरा, कंपोस्ट को यूज करना है। कंपोस्ट मीन्स आपने खुद ही कंपोस्ट तैयार करना है, वो आपका ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, चाहे आपका घर का कोई बायोलॉजिकल वेस्ट है, चाहे वो आपके पास पत्तियां हैं, वो आपके गार्डन में, उन सभी को इकट्ठा करके आपने कंपोस्टिंग करनी है। की पॉइंट्स अबाउट ग्रीन मफलर लिखा है इन्होंने, वेरी गुड मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह मेरे को लग रहा है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं धड़ाधड़। अरे वाह। एक्वाकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन थ्रू आउट द पार्ट और ऑल देयर लाइफ साइकिल। इट्स डेवलपमेंट कैन हेल्प मीट फ्यूचर नीड्स, फूड नीड्स एंड ईज बर्डन्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल, एक्वाकल्चर में यही बात है। आपको एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत अच्छा है, मेरे को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि एक्वाकल्चर जो है ये एक तरीका है जिसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हम, मतलब जितने भी आपके जल में रहने वाले जीव हैं उनको पैदा करने के लिए ये टेक्निक है, जहां पे हम उनके लाइफ साइकिल को नहीं बिगाड़ते, कंट्रोल कंडीशन में ही उनको हम बनाते हैं। और इनका अगर हम डेवलपमेंट करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का, तो ये एक्वाटिक फूड चेन को और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखेगा, बर्डन नहीं बनेगा।
वर्टिकल फार्मिंग भी लिखा है इन्होंने। वर्टिकल फार्मिंग एक मेथड है जहां पे पौधों को स्टैक्स की लेयर में उगाया जाता है ना, एंड इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज इट्स ऑफन डन इंडोर्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सच एज वेयर हाउसेज, शिपिंग कंटेनर्स और अबंडेंट माइन शेफ्ट। सिंपल ये लिखा है उन्होंने कि इसके लिए आपको किसी खेत की जरूरत नहीं होती, आप इसको कहीं वेयर हाउस में लगा सकते हैं, क्लोज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। इंडोर भी लगा सकते हैं इनको, जरूरी नहीं कि आपको आउटडोर लगाना है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एफिशिएंसी, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर। It is related to the environment as it is a technique used to control noise pollution by planting rows of trees and shrubs around noisy areas like roadside or industrial zones, acting as a natural barrier to absorb excess noise and prevent it from reaching residential areas. Essentially, it is a green way to reduce noise pollution. हाँ, noise and air pollution दोनों के लिए ये। और क्या लिखा है, एप्लीकेशन लिख दिया है, बहुत भी लिखा है, प्लांट सिलेक्शन। ठीक है, बस इतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं। सो दूसरा कंपोस्टिंग था। तीसरा हमने देखा प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे, आईटी को यूज करेंगे, सो दैट आपको फार्म में ज्यादा से ज्यादा जो है मैनेजमेंट आप डिजिटल आप जरिए से ही इसको कर पाए। जहां पे इसमें लिखा भी है कि ये गेम चेंजर हो सकता है भारत की खेती के लिए, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाहे वो फ्रूट क्रॉप है या फिर आपकी कैश क्रॉप, सॉरी फूड है या फिर फ्रूट क्रॉप है, दोनों ही बढ़ सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं, और जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डिजिटल फार्मिंग। ट्रैक्टर और अदर आपकी एग्रीकल्चर मशीनरी जो है उसको सेंसर्स के साथ इक्विप किया जाता है, मतलब ट्रैक्टर और जितने भी आपकी अदर मशीनरी है उसमें सेंसर्स को इनमें अटैच किया जाता है, और फार्मर को ज्यादा इनपुट नहीं डालनी पड़ती, मतलब ज्यादा इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ता। इंडिया में बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पे प्रिसीजन फार्मिंग के कारण लोगों की जो इनकम है, जो आय है, दुगनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी 2022 तक, बट नहीं हो पाई क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, है ना, और किसानों की आय अभी तक डबल नहीं हो पाई है। सो अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट ये फ्रूट्स और फूड की जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की उसको बढ़ाएगा। दूसरा, इरिगेशन जो है आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ड्रिप इरिगेशन आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, फर्टिलाइजर का कम यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप कंपोस्टिंग या फिर नेचुरल खाद यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को कम डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंट कम आपका खराब होगा, मतलब पर्यावरण के ऊपर इसके दुष्प्रभाव कम पड़ेंगे। ऑल्सो ये आने वाले टाइम में जो इंडिया का जो मॉनसून कई बार वेरी करता है, वेरिएशन होता है, कई बार ज्यादा बारिश होती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, तो उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसकी, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होती है, और एक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर, है ना, छोटा या मध्यम किसान इसको नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जहां पे एक टाइप से ये सॉइल मैनेजमेंट का मेथड है जिसमें आप चाहते हैं कि जो आपका सॉइल कवर है, जो आपका मिट्टी की प्रोफाइलिंग है, जो आपकी सॉइल है, उसका कम एक्सप्लोटेशन हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी सॉइल में प्रेजेंट हैं, उनको कंजर्व करना है। अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो कम मत करिए, मतलब उनको कंजर्व करके रखिए। दूसरा, ग्रीन मैन्योर या कंपोस्टिंग को यूज करना, हरित खाद या फिर कंपोस्ट को यूज करेंगे। लिमिटेड मैकेनिकल ट्रैफिक ओवर फार्म लैंड, मतलब हाँ, डीप टिलेज नहीं होना चाहिए, मशीनरी ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, ट्रैक्टर से कम आपको यहाँ पे टिलेज करनी है। बाकी आपको क्रॉप रोटेशन करनी है या क्रॉसिंग में आप जो है क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ऑल्सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि आपकी जो हरित क्रांति का सिद्धांत था उसमें ज्यादातर वो कहते थे कि आपको हाई यील्ड आपके जो वेराइटी के सीड्स हैं, उच्चतम उत्पादकता की जितने भी आपके किस्मों के बीज हैं उनको यूज करेंगे, बट ये कहता है कि उसके लिए आपको इरिगेशन चाहिए ज्यादा, आपको केमिकल यूज करने पड़ेंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ये आपकी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टोटली जीरो टिलेज के ऊपर और लैंड स्पेयरिंग के ऊपर काम करती है। तो लैंड स्पेयरिंग हमने देखा था कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लैंड को कंजर्व करते हैं
और प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रोडक्शन को भी साथ साथ में बढ़ाते हैं। तो हमने लैंड को बचाना भी है, कंजर्व भी करना है, उसका संरक्षण भी करना है, साथ साथ में लैंड को यूज भी करना है, उससे प्रोडक्शन भी निकालनी है। बट आपको इसमें क्या नहीं करना है, लैंड को थोड़े समय के लिए खाली छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ देना है, फैलो छोड़ देना है। नेक्स्ट था फिफ्थ पॉइंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है एक टाइप से इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है जहां पे हम प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की ही प्रोडक्शन के लिए कुछ एक प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं और इनके एप्लीकेशंस को लंबे समय के लिए हम यूज करना चाहते हैं। इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी रिसेंट लॉन्च किया था नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। चलो, थैंक यू। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, अरे बस करिए, आपस में आप चैट कर रहे हैं, एक हंस रहा है, एक यहाँ पे फैक्ट डाल रहे हैं, ऐसे मत करो। क्लास में ध्यान दो, आपके जो लास्ट नोट आपने बनाए हैं उनको पढ़ो, फिर आप लड़ पड़ोगे थोड़ी देर में। वो फैक्ट्स भेज रहे हैं और दूसरा हंस रहा है, ऐसे मत करो आपस में, फिर आप बहस कर जाएंगे सुबह सुबह आराम से। मुझे आप बताइए टॉपिक कौन कौन से हुए हैं, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ है और पीडीएफ में यहाँ पे नहीं शो करूंगा, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं बट यहाँ पे मेरे को मेल पे ओपन करना पड़ेगा। अब बात वही है, इसमें एंडोसल्फान आ जा रहा है, बीच में इकोटोन आ जा रहा है, इकोटोन के साथ साथ में कुछ हो रहा जा रहा है। मुझे बताइए लास्ट टॉपिक था आपका अब मैं, चलो एक बार मैं आपको ये भी पूछ लेता हूँ कि आपका कौन कौन सा टॉपिक हो चुके हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी हो चुका है, पोल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन, स्पीसीज, पॉपुलेशन पिरामिड, कम्युनिटी। पॉपुलेशन पिरामिड मतलब वही पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, बायोटिक इंटरेक्शन, एबायोटिक इंटरेक्शन, फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल सक्सेशन, गैसियस साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर साइकिल, इकोटोन हो चुका है, इकोलॉजिकल निशे हो चुका है। नाउ कम टू बायोम्स, नहीं बायोम्स नहीं आएगा, उससे पहले आएगा वेटलैंड। तो अभी आप डालिए हेडिंग वेटलैंड। इसके हिसाब से तो आपके लगभग 9 चैप्टर हो चुके हैं जो ये पीडीएफ है इस हिसाब से। ओके, अब लिखिए वेटलैंड्स। मैंने आपको कहा था कि मैं 11 टेक्निक्स आपको करवाऊंगा, पर मैं आपको 5 ही करवा रहा हूँ, इनफ है, राइट? ये बहुत है, 5 पॉइंट्स आप लिख लेंगे, इनफ है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेटलैंड। वेटलैंड पता किया आपने कितने वेटलैंड है पंजाब में? कितने? 24 वेटलैंड। रामसर 5 है, 5 बता दो। मतलब डैम के नियर बाय तो है ही है, हरिके पत्तन भी है, हरिके तो है ही है, रोपड़ हो गया, हरिके हो गया, अच्छा ब्यास, एक वेटलैंड ब्यास हो गया, 2 रह गए और कौन सा? कहाँ पे है? केशवपुर। और 4th हो गए, 4 हो गए, 5 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हरिके पत्तन है, रावी कह रहे हैं एक। कल वाली क्लास के टॉपिक्स हमने अभी डिस्कशन किए विशाल, थोड़ी देर पहले। हाँ जी, कांजली। तो 5 वेटलैंड्स है पंजाब में और 24 सॉरी 5 रामसर साइड से, टोटल 24 वेटलैंड है ना? लेक्स कितनी है पंजाब में? झीलें, झीलें बहुत है। पेज नंबर कितना है इसका वेटलैंड का? वो तो टोआ हो गया, टोआ, छप्पड़, टोबा, कई तो गांव के नाम भी होते, टोबा पिंड। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर, एक मिनट, इसमें बायोम्स भी आ रहा है, पर बायोम्स को हमने अभी डिस्कशन नहीं करना। एक मिनट,
अरे बाद में करूंगा यार, चल ना करो। चलो आ जाओ, अभी वेटलैंड करते हैं, ठीक है। वेटलैंड होता क्या है और वेटलैंड के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, मतलब किसी भी एरिया को आप वेटलैंड कब कहेंगे, उसके लिए कुछ एक 9 कंडीशंस हैं। वेटलैंड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में। वेटलैंड बहुत सारे बढ़ चुके हैं, अभी रामसर साइड बढ़ चुकी हैं क्योंकि हर साल नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले 75 थे, अभी 82 या 82 प्लस हो चुके हैं। सो करंट अफेयर में देखने को मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से दिस इज योर लेक्चर नंबर 10, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 10 है ना, अभी तक जो आपने किया है। तो ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, बस ये 76 पेज कंप्लीट हो जाए जो मेरे पास है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो फिर करंट अफेयर के चाहे जो भी, उसको पीपीटी से देखेंगे। सिर्फ मैं आपको अभी जो आपका कॉन्सेप्चुअल है वो करवा रहा हूँ। बाकी आपके बहुत सारे कन्वेंशन हैं, जिसमें से कुछ एक हमने किए हैं, कुछ एक और करेंगे। कुछ एक हमारे एक्ट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिर हम इसमें देखेंगे, क्योंकि उसके लिए ज्यादा आपको याद नहीं करना, बस आपको याद रखने हैं वो। उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे कब बना, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन फंड देता है, कौन फंड नहीं देता है। सो ये चीजें हम करेंगे लेटर ऑन पीपीटी में। बट अभी जो आपके चल रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार प्रॉपर क्लियर हो गए तो फिर बाकी चीजें आप कर सकते हैं। सो हेडिंग वेटलैंड। वेटलैंड एक टाइप से मार्शी एरिया होता है, मतलब मार्शी मतलब सिंपल समझिए दलदल वाला क्षेत्र, जहां पे पानी बहुत सारा है बट पानी के बीच में ग्रास बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल दलदल एक टाइप से आप ये भी समझ सकते हैं एवरीडे लाइफ में राइस फील्ड, जहां पे आप धान उगा रहे हैं वो दलदली होती है भूमि, और उसमें ग्रास होती है। ग्रास मीन्स राइस है। और मैंने आपको बताया था कि राइस फील्ड से मिथेन बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, मिथेन गैस निकलती है। तो वैसे ही वेटलैंड जो है एक मार्शी एरिया है, दलदली भूमि है जिसमें ग्रासेस बहुत ज्यादा हैं। स्टैग्नेंट है क्योंकि पानी एक जगह रुका रहता है। स्टैग्नेंट मीन्स एक जगह खड़ा पानी है ना, एक जगह पे पानी एक जगह पे स्टेबल है। एज वेल एज ये फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये खड़ा पानी भी हो सकता है किसी लेक का, और साथ साथ में ये फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है, जैसे कि कई झील जो है उनका पानी अगेन रिवर की तरफ जाता है। ये एक पिट लैंड भी हो सकता है, मतलब खड्डे वाला क्षेत्र भी हो सकता है, मतलब वही दलदल। ऑल्सो ये एक फैन भी हो सकता है, फ्रीक्वेंटली फ्लडेड एरिया। फैन मीन्स फ्रीक्वेंटली फ्लडेड एरिया, जहां पे बार बार जो है पानी भरता रहता है। ऑल्सो ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। ये प्राकृतिक तरीके से भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल किसी रिवर ने कोई लेक बना दी, किसी रिवर से कोई तालाब बन रहा है। आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जहां पे आपने डैम बनाया, डैम के साथ में आपने पोंग झील बना दी, है ना, पोंग डैम के साथ पोंग झील बना दी। जहां पे आपका भाखड़ा बांध है, उसके साथ में आपने भाखड़ा नहर बना दी, साथ साथ में छोटा कोई तो वहां पे तालाब या एक झील बन गई। ऑल्सो गोविंद सागर एक लेक बना रखी है आपके भाखड़ा के ऊपर ही, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी लेक्स एसोसिएटेड हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा बड़ा, फिर नागार्जुन सागर डैम है, बहुत सारे डैम्स है जिनके साथ में एक लेक हमेशा होती है, क्योंकि पानी वहां पे उन्होंने रोक के रखा है। डैम का मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी, उसी को बना दिया आपने एक टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस है इसमें। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी कैसे, सीजनल, कि बरसात आई तो तालाब भरा हुआ है, धीरे धीरे गर्मी आई तो उसका पानी सूखता जा रहा है। परमानेंट मीन्स फॉर एग्जांपल डैम है, या फिर नेचुरली वो परमानेंट भरा ही रहता है, जैसे कि बूलर लेक है, डल लेक है, भरी रहती है, इसका पानी कभी भी कम नहीं होता। ये एरिया फ्रेश वाटर का भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर का भी हो सकता है। फ्रेश वाटर मीन्स मीठा पानी, पीने योग्य पानी, ताजा पानी। ब्रैकिश वाटर जहां पे आपके सॉल्ट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ब्रैकिश वाटर लेक एग्जांपल दीजिए, शाबाश, अगर आपको याद है तो। ब्रैकिश वाटर, चिलिका लेक सबसे बेस्ट। हाँ, चिलिका लेक, चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है। आप आगे पढ़ेंगे लैंटिक एंड लॉटिक, है ना, उसमें आप देखेंगे कि एक लॉटिक होता है, एक लैंटिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है, सलाइन कितना ज्यादा है। सो इसके अलावा ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, या कोई रिवर का वाटर भी हो सकता है। राइस फील्ड भी आपका वेटलैंड में ही आएगा, मैंने लिखा है। या फिर कोस्टल एरिया, मतलब जहां पे तटीय रेखा है या जहां पे समंदर का तट लगता है, जहां पे कोस्टल एरिया लगता है किसी भी सी का, ये भी आपका वेटलैंड हो सकता है।
और यहाँ पे लो टाइड या हाई टाइड आना चाहिए, क्योंकि हाई टाइड आएगा तो भर देगा, लो टाइड होगा तो पानी कम हो जाएगा। सो इसको कहते हैं आप। और इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं कि कोस्टल एरिया का, तो यहाँ पे गहराई लगभग मिनिमम टू मिनिमम 6 मीटर की गहराई होनी चाहिए, तब आप उसे वेटलैंड की कैटेगरी में डालेंगे। और वेटलैंड दो प्रकार के होते हैं, एक कोस्टल होता है, एक इनलैंड होता है। मतलब एक कोस्टल एंड इनलैंड। कोस्टल मीन जो कि समंदर के बिल्कुल अटैचमेंट में है, इनलैंड मतलब जैसे हम हैं, हमारे नजदीक कोई भी समंदर नहीं लगता, राइट। हम एक टाइप से अभी फ्रंटियर नेशन, मतलब अभी एक टाइप से इसमें पार्ट आ जाएंगे, कुछ एक फ्रंटियर स्टेट्स है, कुछ एक लैंड लॉक्ड, है ना। तो सिंपल समझिए, कोस्टल एरिया जिसके नियर बाय समंदर लगता है, मतलब समंदर के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। फ्रंटियर स्टेट्स फॉर एग्जांपल पंजाब के साथ पाकिस्तान, है ना, जम्मू कश्मीर के साथ, थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान का भी लगता है, पर वो कट चुका है। हमारा चाइना के साथ लगता है हिमाचल का, देन उत्तराखंड का भी हिमाचल के साथ और तिब्बत के साथ। सो ऐसे स्टेट्स जिनका इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, चाहे वो इनलैंड ही है बट इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, उसको होते हैं फ्रंटियर स्टेट्स। अगेन जिनका कोस्टल एरिया है, फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु से शिप पकड़िए, समंदर में जहां जाना चले जाइए, क्योंकि समंदर आपको ओशन करंट्स के साथ ले जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके पास शिप कैसा है और आपकी टेक्निक कैसी है। तो इनलैंड भी होता है ये, मतलब मुख्य भूमि में भी पाया जाता है, कोस्टल एरिया में पाया जा सकता है। सो पहले आप वेटलैंड लिखिए, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द कैटेगरीज, कि कैसे हम किसी भी एरिया को वेटलैंड घोषित कर सकते हैं या उसको स्टेटस दे सकते हैं, दर्जा दे सकते हैं वेटलैंड का। लास्ट कोलंबो डिक्लेरेशन था, हाँ बिल्कुल सही। हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, नंगल वेटलैंड एंड रोपड़ वेटलैंड। नंगल अलग से, नंगल रोपड़ एक नहीं होगा, नहीं पर नंगल अलग है। नंगल में प्रॉपर भाखड़ा है, हाँ सर बिल्कुल। नंगल है, रोपड़ है, हरिके है, कांजली है, नंगल मैन, हाँ मैन मेड है। ओके वेरी गुड, आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में अपने स्टेट का, तो इतना नॉलेज होना चाहिए। नदियां कितनी, झीलें कितनी, है ना, किस किस स्टेट के साथ आपकी बाउंड्री लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके स्टेट में क्लाइमेट कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन नंगल से लेके मानसा तक, है ना, जो आपका राजस्थान के साथ टच करता है बॉर्डर। उसके साथ साथ में आपको ये बताना चाहिए कि सॉइल कितने टाइप की है, और बाकी फसलें तो आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में पहरावा, कुछ एक पेंटिंग, है ना, कुछ एक कल्चर याद रखिए, कुछ एक हिस्ट्री याद रखिए, पॉलिटी याद रखिए, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने एमएलए, कितने एमपी, कितने आपके तहसील हैं, कितने बोर्ड्स हैं, है ना, कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, कितने नगर पंचायत है, कितनी पंचायत है। ये सब आपको याद रहना चाहिए स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल सा सवाल है। वो पूछ लेगा आपसे कि मान लो आपको वीडियो दे दिया उन्होंने, ये फिर आपके मार्क्स इतने आए या फिर वीडियो लगने वाले हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि पंजाब में कितने ब्लॉक्स हैं, या कितने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, कितने खंड विकास अधिकारी हैं, आप परेशान हो जाएंगे कितने ब्लॉक है ना। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ ये वेटलैंड पूछेंगे, क्योंकि ये आप लिख के आ चुके हैं तभी इंटरव्यू में पहुंचे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये नॉलेज प्रॉपर रखिए। सो वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ, सॉरी ऐसे लिखिए, वेटलैंड इज एन एरिया, इट इज एन एरिया which is marshy, comma stagnant as well as flowing water, stagnant as well as flowing water, comma pitland, comma fen, ब्रैकेट में लिखेंगे frequently flooded area, सो ये एक टाइप से एरिया है जो कि मार्शी है, स्टैग्नेंट है, ऑलवेज, एज वेल एज ये फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। इट कैन बी अ पिटलैंड, फेन दैट इज फ्रीक्वेंटली फ्लडेड एरिया, कॉमा
So not comma, full stop लगाइए, full stop. It can be artificial or natural. It can be artificial or natural. कॉमा, आर्टिफिशियल नेचुरल भी हो सकता है. टेम्परेरी और परमानेंट. टेम्पोरेरी और परमानेंट, ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है. मतलब फिक्स भी है और टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी भी हो सकता है. फिर कॉमा लगाइए. एरिया ऑफ फ्रेश वाटर. एरिया ऑफ फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर. सो ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है. कॉमा, कॉमा लगा के फिर लिखिए. और ग्राउंड वाटर. और ग्राउंड वाटर. तो ये फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश वाटर हो सकता है, या फिर ग्राउंड वाटर हो सकता है. ये भूजल हो सकता है, या फिर खारा पानी हो सकता है, या फिर ये मीठा पानी मतलब ताजा पानी फ्रेश वाटर हो सकता है. कॉमा, रिवर्स, राइस फील्ड्स एज वेल एज. सो ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, या फिर तीसरा ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है. रिवर, कॉमा, राइस फील्ड्स एज वेल एज रिवर्स, राइस फील्ड्स as well as coastal region. Coastal region where marine water is provided. Where marine water, M-A-R-I-N-E, marine water is provided at the depth of 6 meters, at the depth of 6 meter by high tide or low tide. By high tide or low tide. By 6 meter by high tide or low tide. Tide, पता है आपको tide? पहले से भी सफेद टाइड ऐसा आता ना वो एड कि सब साफ हो गया, वैसे ही हाई टाइड एंड लो टाइड. तो उच्च ज्वार भाटा हो सकता है या निम्न ज्वार भाटा हो सकता है ना. उससे ये चीजें होती हैं. ज्वार भाटा मीन्स सडन आपकी जो समुद्र की लहरें हैं उनमें थोड़ा उछाल आ जाता है ना. एक होता पूर्णिमा पे और अमावस्या पे डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, हाँ मून की ग्रेविटी खींचती है, थोड़ा सा नजदीक करती है इसको. मतलब मून की ग्रेविटी के कारण ये उथल पुथल होता है. इसे आप पढ़ते हैं ओशनोग्राफी में. सो उसके कारण ये हाई टाइड या लो टाइड आता है. अब चलते हैं वापिस वेटलैंड के ऊपर. सो वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मार्शी है, दलदली क्षेत्र है. ये एक स्टैग्नेंट या फिर फ्लोइंग वाटर हो सकता है. ये बहता हुआ पानी भी हो सकता है या रुका हुआ पानी भी हो सकता है. ये एक पिट लैंड है. ये मतलब खड्डे से बना हुआ क्षेत्र भी हो सकता है जिसमें पानी भर रखा है. ये फैन भी हो सकता है जहां पे फ्रिक्वेंटली फ्लड आता रहता है. फॉर एग्जांपल कभी नदी है, नदी के साथ में कोई डिप्रेशन है तो नदी का पानी ओवरफ्लो होकर कई बार इसको भर देता है. ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है या नेचुरल हो सकता है. प्रकृति से खुद बना हुआ हो सकता है या फिर इंसानों द्वारा, मानव द्वारा बनाया भी हो सकता है. एक डैम होगी, एक लेक होगी. नेचुरल लेक एंड डैम, डैम से बनी हुई लेक. ये टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सीजन, है ना, ऋतुओं के हिसाब से, है ना, ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है. तो एक परमानेंट है जहां पे पानी हमेशा रहेगा, दूसरे में टेम्परेरी है.
यहाँ पे पानी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या ग्राउंड वाटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सैलिनिटी। ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर में आपको सैलिनिटी नहीं देखने को मिलती, फ्रेश वाटर में भी 0 to 5% जो है सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। अब मुझे ये बताइए फ्रेश वाटर में कौन सा सॉल्ट होता है, NaCl या MgCl? MgCl। अब एक और मैं दोबारा पूछता हूं, फ्रेश वाटर में मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट होता है या फिर कैल्शियम सॉल्ट होता है? अब इन्होंने जज्बात बदल दिए, पहले मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है CaCl2, राइट, उसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, अब सिंपल लग सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट इसमें पाया जाता है। जितना फ्रेश वाटर है, फॉर एग्जांपल एक और इसमें फैक्ट आता है, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, इंडिया का जो रिवर पैटर्न है किस साइड को ज्यादातर? ईस्ट साइड। 77% जो आपका नदियों का पानी है वो वे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाता है ना, इतना ज्यादा पानी है। यहाँ पे जो बच गया, कितना बचा? 23%। तो ओनली 23% जो ड्रेनेज है दैट इज टुवर्ड्स अरेबियन सी। क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में एक बार, मतलब जीएस में नहीं पूछा है बट ऑप्शन में पूछा है। उन्होंने कहा कि ऑल द हिमालयन रिवर्स आर ड्रेनिंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड ओनली 23% आर हेडिंग टुवर्ड्स वेस्ट या फिर वेस्टर्न कोस्ट। बट फिर भी आपका जो दोनों के बीच में अगर हम सॉल्ट कंटेंट देखें तो सॉल्ट कंटेंट किसका ज्यादा है? अरे ऑब्वियसली दिख रहा है, ये इधर का पानी ज्यादा आपको कम सेलाइन देखने को मिलेगा, दिस इज लेस सेलाइन। एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे आपसे कि ज्यादातर ड्रेनेज पैटर्न किस साइड को है? इस साइड को। फिर आपका एक और पार्ट आता है, क्या बोलते हैं इसको, इस लाइन को याद रखो, ये अरावली, ये विंध्या, ये सतपुड़ा, ये वेस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं इस लाइन को? सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये जो आपका 77% इस साइड को पानी जा रहा है ना, इसके लिए एक ही लाइन जिम्मेवार है, दैट इज अरावली से इधर, फिर यहां से आपका जाता है विंध्या, देन सतपुड़ा के बाद फिर आपका वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू में आया है कि 77% ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया इज टुवर्ड वेस्ट बंगाल, या फिर बे ऑफ बंगाल, बट ओनली 23% मूव्स टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज अरेबियन सी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नदियों का फ्लो सारा 77% इस साइड क्यों है? सिंपल, यहां से थोड़ी उठी हुई है, उठे होने का कारण क्या है? दीज आर दी माउंटेन्स। इस साइड पे माउंटेन नहीं है, यहाँ पे ब्रेडेड है। ये तो मैंने लाइन बना दी, यहाँ पे टूटा हुआ, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा है, इसलिए पोर्ट्स भी नहीं है। सोचो जल्दी से, जल्दी बताओ, मैं ये ज्योग्राफी नहीं करा रहा, वैसे मेरे को सवाल आया ये। इस लाइन को क्या बोलते हैं? यार आप ऐसे मत करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। पढ़ा है आपने ये? ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा। दिस इज ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, है ना। इसको कहते हैं विशाल भारतीय जल विभाजक, है ना। सो ये पूरे के पूरे इंडिया के पानी को इस साइड को धकेल रहा है। मतलब ये जमीन थोड़ी सी उठी हुई है इस साइड की, बम्बे, केरला, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, आपके साथ साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये थोड़ा सा उठा हुआ क्षेत्र है, ये थोड़ा निम्न क्षेत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पता किस तरह, और पूछेंगे कि मैप में तो इंडिया ऊपर है ना, तो पानी सीधा इधर क्यों नहीं आता? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑल दो यहाँ पे मान लीजिए दिस इज मानसरोवर, है ना, मानसरोवर से पानी सीधा नीचे क्यों नहीं आता? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उस टाइम पे आप सोचते हैं अच्छा नीचे क्यों नहीं आता, है ना, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाया है। बताओ ना मुझे, अब इसका मैं सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑल दो मानसरोवर इज हियर, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, है ना, ऐसे ही है, नॉर्थ साउथ, बट वाई ये पानी ऊपर से स्टार्ट हो गए? फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड से यूपी, यूपी से फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ या झारखंड, झारखंड से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर कर्नाटका, एंड देन केरला, केरला के बाद ये कन्याकुमारी क्यों नहीं आता पानी? अरे यही है, और छोड़ो तुम, सिंपल इसमें एक लाइन लिखनी है, ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, है ना, इसी के कारण जो है पानी का फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है।
है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्ट वैली है, दिस इज द रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली में क्या, दरार घाटी है, इसको हिंदी में दरार घाटी कहते हैं। तो दरार घाटी से फ्लो नीचे की तरफ को चला जाता है, स्लांटिंग है, दैट इज द रीजन। इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा डिबेट हुआ था एक बार क्लास में। आप एक दृष्टि में इंटरव्यू, दृष्टि वाले मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू बहुत वायरल होते हैं। उसमें पूछा है, जो विजेंद्र चौहान है ना, जो बहुत ही अच्छे से रोस्ट करते हैं यूपीएससी वालों को, उन्होंने पूछा है ये सवाल कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों नहीं जाता पानी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण ही जाना चाहिए। हमारे को क्या सिखाया गया हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। उसके साथ साथ में आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी उत्तर का मतलब होता है, हमारे को आदत है कि उत्तर का मतलब है कि हाई एल्टीट्यूड, ऊंची जगह है। साउथ का मतलब होता है लो एल्टीट्यूड। तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे जाना चाहिए। वैसे क्वेश्चन भी उनका वैलिड है, बट उसके लिए आपको क्या बताना है कि ड्यू टू ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, all the drainage pattern of India is extended towards east, है ना। इसीलिए वो फिर बांग्लादेश होके नीचे गिर रहा है पानी, क्योंकि स्लांटिंग है। एग्जाम में आपकी ये फैक्चुअल नॉलेज नहीं देखते, एग्जाम में देखते हैं नेचुरल। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है जहां पे जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे प्रैक्टिकल वे में, है ना। सो नेक्स्ट इज, इसमें आपने लिखा कि ये मार्शी एरिया है, स्टैग्नेंट एरिया है, रिवर वाटर का भी हो सकता है, मतलब फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है, पिट लैंड हो सकता है, फैन हो सकता है, आर्टिफिशियल नेचुरल हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर, राइस फील्ड, एज वेल एज कोस्टल मरीन इकोसिस्टम, ये भी हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं वेटलैंड। अब लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा, आकाशदीप गौर, वेयर मरीन वाटर इज प्रोवाइडेड एट द डेप्थ ऑफ 6 मीटर बाय हाई टाइड और लो टाइड। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा बहुत जल्दी। अब देखिए, इंडिया हैज मोर देन, पहले तो 66,000 थे वेटलैंड्स, अभी 75,000 एरिया। इंडिया हैज मोर देन 75,000 wetlands, 75,000 wetlands, which is both inland and coastal. In India, India has more than 75,000 wetlands। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा फैक्ट चेंज करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कुछ ज्यादा या कम हो जाए। रिसेंट कितना वो देख लेते हैं, वेटलैंड्स इन इंडिया। तो 85 तो रामसर साइट हो चुकी है 2024 अगस्त के हिसाब से। 66,000 हेक्टेयर्स होगा लैंड एरिया वेटलैंड्स। एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको चेक करने दो, एग्जाम में गलत ना करके आ जाएं आप। वेटलैंड्स लैंड एरिया इन इंडिया, ये जो 66 या 75,000 हम लिख रहे हैं वेटलैंड्स, ये बहुत फुल फ्लेज नहीं है। फॉर एग्जांपल छोटे बड़े तालाब, उन सबको गिन के कह रहे हैं कि देयर आर मोर देन 75,000 वेटलैंड्स विच इज बोथ इनलैंड एंड coastal wetland, comma, but the number of inland wetland as well as geographical area, but the number of inland wetland as well as geographical area under them is more than, but the number of inland wetland as well as geographical area under them is more than the coastal wetland, तो सिंपली कह रहे हैं कि जितने भी आपके वेटलैंड जो कि मुख्य भूमि भारत में पाए जाते हैं,
अंडर देम इज मोर देन द कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल वेटलैंड, तो जो आपके लैंड एरिया पे जितने भी वेटलैंड पाए जाते हैं उसका जो नंबर है या साइज है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो आपके कोस्टल वेटलैंड से ज्यादा है। अब देखिए, वेटलैंड इकोसिस्टम प्रोवाइड्स various types of services, wetland ecosystem provides various type of services। तो यहां पे बीच में आप लिखिए वेटलैंड, वही आपको बनाना है फ्लो चार्ट। एक मिनट, वेटलैंड सर्विसेज लिखते हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, वेटलैंड इंपॉर्टेंस। सो इट विल प्रोवाइड इकोलॉजिकल और नेचुरल हैबिटेट, इकोलॉजिकल और नेचुरल हैबिटेट। सो एक पारिस्थितिक या फिर प्राकृतिक ये आवास स्थान प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट टाइप को स्पीसीज के लिए। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन, जो कि कहां आता है, पोंग डैम में आता है। पोंग डैम क्षेत्र में साइबेरिया से एक साइबेरियन क्रेन आता है, जो कि एक पक्षी है ना, वो माइग्रेटरी बर्ड है। और माइग्रेटरी बर्ड जब इंडिया में आते हैं, जितना समय इंडिया में रहते हैं, हमें रशिया की गवर्नमेंट से पैसा भी मिलता है। अगर वो कारणवश इंडिया में मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ शुरू हो जाती है, कोई फ्लू हो जाता है या फिर उसकी पोचिंग होती है, तो इंडिया को फाइन भी भरना पड़ता है ना, रामसर कन्वेंशन के हिसाब से, है ना, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल के हिसाब से। तो माइग्रेटरी शब्द जो आपके पास पक्षी आए हैं, देट आर शरणार्थी पक्षी, बहुत टाइम बाद आए। और ये जो शरणार्थी जितने भी पक्षी हैं, एक टाइप से दे आर द गेस्ट टू इंडिया, है ना, बट फिर भी उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाता है फ्रॉम दी रशियन गवर्नमेंट। सो ये हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल्सो फूड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वेटलैंड के नियर बाय अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फूड रिसोर्सेज हैं, लाइक बहुत सारी आपकी बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। सॉइल एंड सेडिमेंट रेगुलेशन, सॉइल एंड सेडिमेंट रेगुलेशन, तो ये मिट्टी को भी और जो आपके तलछट होती है, मतलब जितनी भी मॉइस्चर है उसको रेगुलेट करके रखता है, क्योंकि वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है। सॉइल एंड सेडिमेंट रेगुलेशन, एक लीजिए वाटर सप्लाई। अब लेक है तो लेक में से कोई ना कोई एक टाइप से कैनाल भी होगी, नहर भी होगी, जिससे लोगों को वाटर सप्लाई मिलता है। और क्या सर्विस हो सकती है वेटलैंड से, सोचो। एक लिखिए आप recreational activities, अब वेटलैंड है तो वहां पे नाव भी चलाएंगे लोग, टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे, है ना, लेक देखने आएंगे। कोई जिसको बोलते हैं बर्ड वॉचर्स, है ना, पक्षी देखने के लिए स्पेशल आते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते कैसे हैं, साइबेरियन क्रेन कैसा होता है। सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी होती हैं। फिर डैम में वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं कई बार, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक वाटर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, तैराकी करवाई जाती है ना, कायाकिंग करवाई जाती है, जहाँ पे छोटी छोटी अपनी सारे बोट्स लेके फिर रेस लगाते हैं, है ना, चप्पू जला जला के। सो दिस इज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो वेटलैंड में ये भी होता है। और एक और लिखिए, कल्चरल वैल्यूज आर प्रिजर्व्ड। कल्चरल वैल्यूज आर प्रिजर्व्ड, तो जितने भी लोगों की सांस्कृतिक मूल्य हैं
उनको भी संरक्षित करके रखता है वेटलैंड। फॉर एग्जाम्पल कई कहते हैं कि नाग देवता का मंदिर है तो उसके नियर बाय कचरा ना फैलाएं, है ना। जैसे कि बिश्नोई जो आपका है पूरा का पूरा, उसमें कहते हैं कि हिरण को नहीं मारना है ना, काला हिरण, क्योंकि उसको वो एक तरह से देवता मानते हैं। बड़े बड़े आपके पहाड़, उसके ऊपर कहीं माता रानी का मंदिर होता है तो वो कहते हैं यहाँ गंद ना फैलाएं। तो लोगों ने अपने तरीके से कल्चर को या फिर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर कोई पीर बाबा का मंदिर, नाग देवता का मंदिर, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर यहाँ गंद फैलाओगे तो नाग देवता का प्रकोप हो जाएगा। तो लोगों को डराया जाता, थोड़ा सा अवेयरनेस है एक टाइप से ये, सो दैट आप उस एरिया को कंजर्व करके रखें, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोपड़ में आपका जो बहुत बड़ा वो डैम है, उसके साथ में एक गुरुद्वारा साहब है बहुत बड़ा, राइट। तो ऐसे करके ये कल्चरल वैल्यूज को भी आपको प्रमोट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का ये काम है। सो वेटलैंड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारी आपकी जो फ्लोरा एंड फाउना है उसको सपोर्ट करता है, वाटर सप्लाई करता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, कल्चरल वैल्यूज को कंजर्व करता है, सॉइल एंड सेडिमेंट की रेगुलेशन होती है। एक और लिखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार बोल दिया क्लास में बड़ी गलती से, और कुछ स्टूडेंट्स की जो थी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई, है ना। हम पढ़ रहे थे कास्ट टोपोग्राफी, पढ़ी होगी आपने, है ना, जहां पे आप इरोजन और वेदरिंग पढ़ते हैं। मेरे से बाई चांस निकल गया कि देयर इज वन टेम्पल इन इंडिया जहां पे गुफाएं हैं, और लोग गुफा में जाते हैं तो बोलते हैं अगर गुफा में फंस गए तो आप पापी हैं, अगर निकल गए तो आप पापी नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि आप मोटे कितने हैं, ऑब्वियस सी बात। और मैंने नाम ले दिया वैष्णो देवी का, और लोगों की होगी मान्यताओं के ऊपर बहुत परेशानी, कहते सर ने ऐसा बोल दिया। पर अगर आप नेचुरली प्रॉपर तरीके से देखें तो वहां की जो रॉक्स हैं दैट आर लाइमस्टोन रॉक्स। लाइमस्टोन रॉक्स की एक खासियत है, चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं उसमें पानी भरता है, पानी भरने के साथ जो है उसमें स्टेलेसाइट्स और स्टेलगमाइट्स बनते हैं। तो ऊपर स्टेलेसाइट्स है, नीचे स्टेलगमाइट्स है, और बीच में से लोग जा रहे हैं। अब मैंने उसमें कुछ गलत नहीं कहा। सो उसमें क्या हो गया कि दीज आर दी टोपोग्राफी, जहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार कुछ एक बातें नहीं कहनी चाहिए, तो इसलिए बचना चाहिए, है ना। पर कास्ट टोपोग्राफी का ही पार्ट है, बिकॉज उसी के कारण कितनी भी आपकी केव्स बनती है, जितनी भी गुफाएं बनती हैं, ये लाइमस्टोन की बनती है, ग्रेनाइट की नहीं बन सकती, ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है, राइट। सो कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो बातों को बुरा नहीं मानना है। नेक्स्ट, सो ये वेटलैंड की सर्विसेज। अब हमने 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिखने हैं। ये था सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बीच में गोला बनाया उसके हिसाब से आप बना रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप इससे बेहतर बना सकते हैं, है ना। आप अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसा, एक मिनट, ऐसे लिया, ऐसे पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वेटलैंड सर्विसेज, और यहाँ पे अपने पॉइंट्स डालना शुरू कर देते हैं। तो ये भी फ्लो चार्ट है, राइट। ऊपर लिख दिया, ये तो बहुत ही कन्वेंशनल है, जहाँ पे आप सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं ऐसे करके। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे इजी लग रहा है। तो चाहे गोलाकार बनाइए, चाहे नॉर्थ टू साउथ बनाइए, ईस्ट टू वेस्ट बनाइए, डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे आपको सही लगता है। तो आप लिखिए wetlands provides various types of ecological services. Wetland provides various types of ecological services. Point number 1, first point डालिए, number 1, food processing services. Food processing services. फूड को आप ब्रैकेट में डाल दो, अब खाली फूड, सिर्फ फूड के अलावा और भी सर्विसेज है, आप फूड को ब्रैकेट में डाल दीजिए। प्रोसेसिंग सर्विसेज, प्रोसेसिंग सर्विसेज सच एज पहला है फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ राइस एंड फिश, राइस एंड फिश। अब आप जितने भी वेटलैंड देख लीजिए, दिस इज फैक्ट कि वहां पे हमेशा मछली पालन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। गोविंद सागर डैम, बहुत सारी मछली आती है वहां से, है ना। आपका ये पोंग डैम जो है रिजर्वॉयर, वहां पे बहुत सारी मछलियां हैं,
रोपड़ में बहुत सारी मछलियां हैं, सो वहां पे फिश एंड राइस दोनों कंबाइंड चलते हैं क्योंकि दोनों वेटलैंड का पार्ट है। सेकंड, इसमें इसके साथ लिखिए सच एज फूड, राइस एंड फिश। फिर वाटर, वाटर हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सो सेकंड पॉइंट है वाटर दैट हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है आपका वाटर। इसको बोलते हैं भूजल को दोबारा से पुनर्चक्रण करना, या फिर भूजल पुनर्भरण कहते हैं इसको, आई थिंक सो। इतना ज्यादा प्योर हिंदी आप भी नहीं समझते, बट फिर भी कुछ एक हैं यहाँ पे ऑनलाइन में है हिंदी मीडियम के। सेकंड, ये आपको बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड करवाता है, जॉब्स एंड लाइवलीहुड, जॉब्स एंड लाइवलीहुड। लोगों को जीवन यापन के लिए रोजगार ये जो है प्रोवाइड करवाता है। जॉब्स जैसे कि वहां पे कोई ना कोई साइट सीइंग के लिए होगा, किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है, किसी ने नाव पकड़ी हुई है जिसमें आपको वो चक्कर लगवा के आ रहे हैं। सो जॉब्स और लाइवलीहुड को भी ये सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब सरकार बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट कह रही है कि जहां पे भी आपकी ये लेक्स हैं आर्टिफिशियल, उसके ऊपर जो शिकारा चलाया जाए, जैसे कि डल लेक पे है, सो दैट उससे ज्यादा से ज्यादा आपको जो है प्रॉफिट हो। थर्ड पॉइंट के बाद है आपके पास फाइबर एंड टिम्बर। नेक्स्ट है फाइबर एंड टिम्बर। फाइबर एंड टिम्बर, तो ये आपको फर्नीचर के लिए या फाइबर के लिए लकड़ी भी प्रोवाइड करवाता है। सो ये आपकी प्रोसेसिंग सर्विसेज हैं जिससे आपको अल्टीमेटली फायदा होगा, चाहे कमर्शियली हो चाहे इंडिविजुअली हो। सो ये पहले आपके पॉइंट्स हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज के। सेकंड, प्रोटेक्टिंग सर्विसेज। प्रोटेक्टिंग सर्विसेज, तो इसको आप ऐसे डाल सकते हैं, दिस इज पॉइंट ए कैपिटल, दिस इज पॉइंट बी। अब इसमें पहला प्रोसेसिंग सर्विसेज, सॉरी प्रोटेक्टिंग सर्विसेज। प्रोटेक्टिंग सर्विसेज, इट एक्ट एज protector from, so it act as protector from floods, cyclones, tsunamis. Floods, cyclones and सुनामी। सिंपल ये क्या काम कर रहा है आपने पढ़ा है, उसका नाम होता है, बताना राइपेरियन बफर क्या है। एक टर्म में आप यूज करते हैं राइपेरियन बफर। इसका एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जो आपके पास बुलर लेक है, दैट इज अ राइपेरियन बफर फॉर झेलम। अब मुझे बताइए कैसे। साइक्लोन्स एंड सुनामी, हाँ जी सुनामी, टी साइलेंट है, टी साइलेंट है, जैसे कनो नहीं होता नो होता है ना। नहीं अलग अलग है। फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन मतलब चक्रवात, तो सुनामी मीन सुनामी। सुनामी का मतलब होता है कि जब समंदर में, जैसे समंदर के बीच अर्थक्वेक आ गया है ना, अर्थक्वेक होने के कारण लहरें फास्ट होगी, स्पीड बढ़ गई। सो सिंपल राइपेरियन बफर। अब आपके जो वेटलैंड है ये प्रोटेक्टर्स हैं, कैसे? क्योंकि ये राइपेरियन बफर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये माउंटेन है, ये भी माउंटेन है और नीचे आपकी कश्मीर घाटी है। अब यहाँ पे आपके पास लेक है जिसका नाम है बुलर लेक। अब इससे आगे भी नदी जाएगी ना, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान जाना है इसको, क्योंकि झेलम इंडिया में तो आती नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर से निकल जाती है। अब ये नदी जो है डिफरेंट पासेस को क्रॉस करते हुए आ रही है, नीचे जाके एकदम से घाटी आ गई। घाटी में डिप्रेशन था, अब डिप्रेशन किसी भी कारण हो सकता है। डिप्रेशन मतलब
थोड़ा सा निचला क्षेत्र था, मतलब खाई वाला क्षेत्र था। अब उस खाई में ये पानी भरता जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि नदी जब आप इस लेक में पानी डाल दिए तो ये लेक ओवरफ्लो नहीं करेगा। जब लेक ओवरफ्लो करेगा तो ये आगे अगेन पानी को बहते हुए निकल जाएगी। और राइपेरियन बफर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब नई नई बरसात शुरू हो रखी है तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा पानी है, मतलब पानी का लेवल कम है, बट बरसात के टाइम पे क्या करेगा, ये नदी जो है एक्स्ट्रा जो पानी होगा उसको, मतलब ये जो लेक है ये नदी के एक्स्ट्रा पानी को अपने पास अकोमोडेट करेगी, अपने पास रोक के रखेगी, ताकि अगला जो आपका लो लाइंग एरिया है, फॉर एग्जांपल लो लाइंग एरिया का मतलब क्या है, यहाँ से स्टीप जा रहा है, यहाँ पे स्टीप है, देन नीचे जाके डाउन जा रहा है, तो जितना भी नीचे लो लाइंग एरिया है वहां पे फ्लड ना आए। तो ये एक टाइप से राइपेरियन बफर मतलब डैम का काम करता है, नेचुरल डैम। तो इसी को कहेंगे आप राइपेरियन बफर। हाँ, कम करता है वैसे ही। तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रेट हिमालय से आ रही है, आते आते इसका डाउनफॉल होता जा रहा है, यहाँ पे पानी को रोक रही है, फिर अगेन लो लाइंग एरिया में जाएगी। तो अगर ये लेक ना हो तो नीचे क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो लेक्स जो हैं वो राइपेरियन बफर का काम करते हैं। वैसे ही जो वेटलैंड है ये राइपेरियन बफर का काम करता है, क्योंकि ये डिप्रेशन एरिया है, जब भी पानी का ज्यादा फ्लो होगा तो उसको रोका जा सकता है इसमें, और आगे के एरिया के लिए काम किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास गोविंद सागर डैम है, पोंग डैम है, इसमें बहुत सारी झील हैं, तो उन झीलों में पानी को रोक लिया जाता है, फिर आपको पता है धीरे धीरे गेट खोले जाते हैं, एकदम से नहीं खोले जाते। तो अगर वो गेट ना हो या फिर वो डैम ना हो तो हो सकता है कि वो पानी आगे जितना भी लो लाइंग एरिया है, पंजाब हरियाणा, वहां पे फ्लड कर सकता है। सो फ्लड मैनेजमेंट में भी ये काम करता है। पहला हो गया फ्लड, दूसरा है साइक्लोन। साइक्लोन तो आप बता सकते हैं, मैंग्रोव्स बहुत पढ़ा आपने, कोरल रीफ मैंग्रोव्स। दिस इज नॉर्मल जिंदगी, उसके बाद होगी मेंटोस जिंदगी, है ना। सो दिस इज नॉर्मल स्टैग्नेंट वाटर, मतलब नॉर्मल स्पीड है जो आपकी समंदर की लहरों की, दैट इज ओके। अब किसी दिन यहाँ पे हो जाता है कोई वोल्केनिक इरप्शन, है ना, वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हो गया, या फिर इसी के बीच में कोई हरिकेन साइक्लोन आ गया, या फिर ओशन जो वाटर है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर चला गया। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है आपके ओशन करंट का? 27 डिग्री। इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया है। ओशन टेम्परेचर का बढ़ना मतलब लहरों का ज्यादा स्पीड से चलना। अब लहर जो है वो थोड़ा मेंटोस जिंदगी की तरह आ रही है। अब ये लहरें थोड़ा स्पीड से आएंगी, राइट। अब ये स्पीड से आ रही है लहरें, और बहुत स्पीड से आ रही है, अप डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आ चुका है। हमारे पास है अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम, जो कि उड़ीसा में लग रखा है। मतलब चक्रवात आने से 6 घंटे पहले ही आपको पूर्वानुमान कर देता है कि 6 घंटे पहले ही हमें पता लग जाता है इस सिस्टम के थ्रू कि चक्रवाती तूफान जो है, ऐसे आता है कई बार न्यूज में, इन द वे ऑफ बंगाल cyclonic storm is developing and it may hit the Bay of Bengal, sorry, it may hit the eastern coast of India within 6 hours, या फिर in upcoming 6 hours। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक चक्रवाती तूफान यहाँ पे पैदा होना शुरू हो गया है। अब ये चक्रवात किसी भी तरह से भी हो सकता है। अब ये लहरों को बढ़ा देगा, अर्थक्वेक भी हो सकता है, एनीथिंग, वोल्केनिक इरप्शन। अब ये लहरें जो है, यहाँ पे आपको चाहिए एक बैरियर। तो एक स्पेशल ग्रास आती है, स्पेशल टाइप का ट्री आता है, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे अभी बताया मैंने, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स एक टाइप से झाड़ियां हैं, या फिर आप कह सकते हैं बुशेस हैं, जो कि कोस्टल एरिया में लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज रिवर, रिवर ऐसे फ्लो करती है ना, समंदर और कॉन्टिनेंट ऐसे होता है। तो रिवर के इस साइड पे बहुत सारी ग्रासेस, इस साइड पे बहुत सारी ग्रासेस है। अगर ये ग्रासेस को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या होगा, रिवर का जो चैनल है वो बढ़ जाएगा। अगले साल रिवर इतना फ्लो करके जाएगी, इस पूरे के पूरे एरिया को कट कर देगी, जिसको बोलते हैं रिवर शिफ्टिंग इट्स कोर्स, तो अपना रास्ता बदल देगी। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमें चाहिए मरीन बीच। हाँ, तो बीच के चक्कर में या फिर सी फेसिंग व्यू चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, झाड़ियां नहीं दिखनी चाहिए, तभी सी दिख पाएगा, तो सारी झाड़ियां काट दी जाती हैं यहाँ से। ये मैंग्रोव्स, और मैंग्रोव्स कितना ज्यादा कटाव हो चुका है कि पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ से ये साइक्लोन के साथ एक टाइप से डिस्ट्रक्शन प्रोन है।
तो अभी इन्हीं ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चला रखा है। ड्यूटी किसकी लगा रखी है? इंडियन कोस्ट गार्ड। सोच लीजिए इतनी ज्यादा क्या कह सकते हैं दयनीय स्थिति है कि लोगों को तो कह ही रहे हैं पर लोग नहीं मान रहे, मैंग्रोव्स को कट कर रहे हैं। तो जो आर्मी के लोग हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, उनकी ड्यूटी लग रखी है मैंग्रोव्स को बचाने के लिए। अगर कोई काटने के लिए आता तो उसको अरेस्ट कर लीजिए, है ना। और इंडियन नेवी भी इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, अवेयरनेस चलाती है कि भैया इन पेड़ों को मत काटिए। क्यों? अभी इसका एक आपके पास लैंडमार्क जो एग्जांपल है वे ऑफ बंगाल में आया, कब आया था? नहीं, सबसे पुराना जहां आपने देखा कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, 2004 की इंडियन ओशन सुनामी। उस सुनामी में ऐसा देखा कि वहां पे उस टाइम पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था, है ना। और उस टाइम पे नई प्लेट हमने ढूंढी थी जिसका नाम था बर्मीज प्लेट। तो बर्मीज प्लेट की जावा प्लेट के साथ में थोड़ी सी टकराव हुआ, सॉरी इंडियन प्लेट के साथ टकराव हुआ, तो यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन पैदा हो गई। अब ये इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो पैसिफिक तक भी उसका इम्पैक्ट रहा और बे ऑफ बंगाल तक वो पहुंचा। अंडमान निकोबार में तो बुरी हालत हुई। जब बे ऑफ बंगाल में वो पहुंचा तो उस टाइम पे 2 गांव ऐसे थे जहां पे उन्होंने मैंग्रोव्स को कट नहीं किया था। 2 गांव अभी भी वो मतलब है, मेंशन्ड है। उन 2 गांवों की जो आपकी तट रेखा थी, जिसको आप कहते हैं कोस्टल आपका लैंड, उस एरिया पे ये मैंग्रोव्स बिल्कुल वैसे थे, नेचुरल थे। अब उनके गांव में जो सुनामी से या साइक्लोन से जो इम्पैक्ट पड़ा बाकी जगह से बहुत ही मिनिमाइज था। तब लोगों को ये अवेयरनेस हुई कि कहीं ना कहीं ये जो झाड़ियां हैं ये समुद्र की लहरों को रोकती हैं, बैरियर का काम करती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वेटलैंड है ये प्रोटेक्टर का काम करते हैं, आपको साइक्लोन और सुनामी की जो खतरनाक लहरें हैं उनसे बचाते हैं। तो इसलिए मैंग्रोव रीफॉरेस्टेशन, आप उसको दूसरा नाम दिया है इन्होंने मैंग्रोव रिस्टोरेशन। तो ये प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं ताकि इनको बचाया जा सके। मैंग्रोव बहुत जरूरी है। और मैंग्रोव्स अगर आपको बेस्ट देखने हैं तो सुंदरबंस में मिलेंगे। और सुंदरबंस में और क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर। वहां पे मैंग्रोव्स का नाम रखा है सुंदरी ट्री, है ना। सुंदरी ट्री के नाम पे ही सुंदरबंस नाम है उसका। विशाल 1301 क्या है? समझ में आ रहा है क्यों है वेटलैंड इंपॉर्टेंट? क्योंकि वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपने लिखा फ्लड, साइक्लोन, सुनामी बिकॉज दे स्लो डाउन द स्पीड, दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इरोजन, स्पीड ऑफ इरोजन, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट लिखिए रेगुलेटिंग सर्विसेज। तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज का भी काम करते हैं। regulating services, so they act as an regulator। कहां पे? साथ साथ में लिखिए रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डेपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, क्योंकि डेल्टा बनाते हैं ये। डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क होता है? कौन सा? डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, हाँ जी। तो रिवर जितने भी सेडिमेंट लेकर चलती है उनको डिपॉजिट करने का काम करते हैं ये वेटलैंड्स। बताइए क्या होता है एस्चुरी और डेल्टा में फर्क? नदी डेल्टा भी बनाती है, एस्चुरी भी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सबसे छोटा डेल्टा ये भी याद होना चाहिए। बिगेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट, ये आपको बताना चाहिए। सो एस्चुरी एंड डेल्टा पढ़िएगा घर जाके। अभी आगे करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज कल्चरल सर्विसेज। रेगुलेटिंग के बाद देयर इज कल्चरल सर्विसेज। तो ये कल्चरल सेवाएं भी प्रदान करता है वेटलैंड। कल्चरल में लिखिए नॉन मटेरियल बेनिफिट
non-material benefits such as non-material benefits such as spirituality, मैंने बताया कि कई जगह पे धार्मिक संस्थान भी हैं इसके, टूरिज्म एंड लास्ट लिखिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जिसे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कहते हैं आप, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बट दीज आर हार्मफुल ऑल्सो, है ना। जब तक तैरना नहीं आता है, अच्छा आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तैरने का, ऐसे छलांग नहीं लगानी है। पैराग्लाइडिंग करने चले जाते हैं, पहले हार्ट रेट अपना चेक करवाना, ईसीजी कराना है ना, हवा में ही नहीं ऐसे कार्डियक अरेस्ट आ जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर डेंजरस, इसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है, राइट। पता लगा आप नहर में तैरते हो, समंदर में छलांग लगा दी। नहर में और समंदर में बहुत फर्क है ना, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, समंदर के पानी में सैलिनिटी ज्यादा है ना, उसकी गहराई ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है। सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी वहां पे की जाती है। सो वेटलैंड मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आप लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ऐसे में लिखिए, प्रोटेक्शन में लिखिए, इसको बाद में लिखिए। आप लिखिए 9 कैटेगरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन अंडर रामसर साइट। तो लिख रहे थे आप 9 कैटेगरी, मत लिखिए इसको, सॉरी आपका मैंने नोट्स खराब करा दिया। नोट्स में अगर कहीं पे भी आपका कहीं पे वर्ड खराब होता है, आपने ऐसे नोट्स को यहां से आपने ऐसे बॉक्स बनाना है, देन ऐसे ऐसे प्यार से कट करना है। अब ऐसे कर रहा तो उसमें ऐसे करते हैं परेशान होके, क्योंकि आप डर जाते हैं कि एकदम से कट हो गया। सो आपने प्रॉपर सलीके से ऐसे बॉक्स बनाना है, जो भी शब्द आपका खराब हो रहा है, और उसमें ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन, सो दैट कटिंग भी थोड़ी सी यूनिक लगे कि ऐसे काटा गया है। कई जो होते हैं सीधा मारते हैं, गलत हो गया है ना, परेशानी में। सो आपने ऐसे करके ब्लॉक बना के उसमें लाइंस लगा देनी, कट कर देना। सो आप लिखिए 9 क्राइटेरियाज फॉर आइडेंटिफिकेशन, 9 क्राइटेरियाज फॉर आइडेंटिफिकेशन अंडर रामसर साइट, साइट 9 क्राइटेरियाज, इन्होंने 9 इसमें क्राइटेरियाज रखे हैं, जिसके हिसाब से आप किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दे सकते हैं, है ना। या अगर ये 9 आपकी जो क्राइटेरियाज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये पूरी होती हैं, उसके बाद ही आप कह सकते हैं दिस इज अ रामसर साइट। पहला क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है कि ये यूनिक होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। जो भी आप वेटलैंड जिसको कह रहे हैं, ये सबसे अलग होना चाहिए, रेयर। ये नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, पर दिस शुड बी रेयर। मतलब फॉर एग्जांपल एरिया बहुत ज्यादा है जिसमें बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सरवाइव कर सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनिक और रेयर, यूनिक और रेयर, फिर कॉमा, नेचुरल और आर्टिफिशियल साइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल साइट। तो पहला क्राइटेरिया जो है रामसर साइट को डिफाइन करने का, दैट शुड बी, ये यूनिक होना चाहिए, और दूसरा रेयर होना चाहिए, और साथ के साथ ही बस, और नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सो ये इसके क्राइटेरिया। सेकंड पॉइंट लिखिए। अब सेकंड पॉइंट में ये है कि जितनी भी वनरेबल है स्पीसीज उनको सपोर्ट करे, जितनी भी एंडेंजर्ड है उनको सपोर्ट करे, जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको भी सपोर्ट करे, ताकि जितने भी थ्रेटेंड कम्युनिटीज हैं, जितने भी आपकी, मतलब थ्रेटन मींस, हिंदी में थ्रेटन मींस मतलब जितने भी विलुप्त प्राय आपकी स्पीसीज हैं, जो विलुप्त हो सकती हैं, उनको बचाना है। जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है उनको आपने बचाना है। तो ऐसा वेटलैंड होना चाहिए।
वेटलैंड हमारा कैसा हो, बिल्कुल ऐसा हो जैसा आप लिख रहे हैं। तो आप लिखिए सेकंड पॉइंट में, इट मस्ट सपोर्ट वल्नरेबल, मतलब खतरे से संभावित है, इसमें खतरा आ सकता है आने वाले टाइम में, जहां पे हमें थोड़ा सा लग रहा है, इंटेंट है हमारा। वल्नरेबल और क्या बोल रहा मैंने आपको, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज it must support vulnerable, endangered, critically endangered species, which comes under threatened communities, तो ऐसी स्पीसीज जो कि वल्नरेबल्स हैं या फिर एंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और जो कि थ्रेटेंड कम्युनिटी में आते हैं, मतलब खतरा संभावित समुदाय में आते हैं। तो ये एक खतरे से संभावित समुदाय है इन स्पीसीज का, प्रजातियों का। थर्ड पॉइंट, दो तो याद हो गए ना, नेचुरल यूनिक होना चाहिए, नेचुरल के साथ साथ में आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रेयर होना चाहिए। दूसरे में एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब तीसरे में कह रहा है कि यहाँ पे प्लांट या एनिमल, मतलब फ्लोरा एंड फाउना जो है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हर एक स्टेजेस में, फॉर एग्जांपल चाहे वो आपका प्रोड्यूसर है चाहे वो आपका प्रेडेटर है, सारे के सारे फूड चेन को यहाँ पे फूड अवेलेबल होना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इकोलॉजिकल हैबिटेट, इकोलॉजिकल निशे हाई है या फिर इकोटोन है। दिस इज द एरिया ऑफ इकोटोन। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो आपका रामसर साइट है या वेटलैंड जिसको आप कह रहे हैं, इसमें प्लांट और एनिमल की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, ताकि क्रिटिकल स्टेजेस जो है आपके लाइफ साइकिल के, है ना, जीवन काल के जितने भी आपके क्रिटिकल स्टेजेस हैं, उनमें जितने भी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स हैं, फिर चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी आपका कंज्यूमर है, या उसके ऊपर प्रेडेटर है, या प्रेडेटर के ऊपर डीकंपोजर भी, डेट्रीबोर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इन एरिया में आपको वल्चर्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे पक्षी हैं, उनकी डेथ हो रही है, डिके हो रहे हैं, या फिर ये शिकार भी करते हैं। वल्चर्स मछलियां भी पकड़ते हैं, है ना, उड़ते उड़ते ही। आप कहते हैं ईगल आई, एकदम से आएगा उठा के ले जाएगा, है ना। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वेटलैंड में चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उनकी सभी स्पीसीज के लिए, क्रिटिकल स्टेजेस के लिए, लाइफ साइकिल के लिए फूड अवेलेबल होना चाहिए। ऑल्सो जितने भी आपके रिफ्यूगी आ रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, उनके लिए भी कंडीशंस जो है अप्लाई होती है, नेसेसरी कंडीशंस हैं, ताकि वो भी यहाँ पे रह पाएं, सर्वाइव कर पाएं और वापस जा पाएं जब सीजन ओवर हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा, मार्च अप्रैल में जब यहाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो अगेन वापस चले जाएंगे अपने एरिया को। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे हिमालयन पैरेट भी आता है यहाँ पे, तोते आजकल बहुत ज्यादा है यहाँ पे प्लेन एरियाज में, जो कि आपको गर्मी में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको उस टाइम पे टेम्परेचर सूटेबल नहीं रहता। सो आप इसमें लिखिए, थर्ड पॉइंट में लिखिए, इट मस्ट सपोर्ट plants and animal population. It must support plants and animals population plants and animals population during their critical stages of life cycle, Also, it should provide conditions favorable for
conditions favorable for the survival of रिफ्यूगी मतलब शरणार्थी, रिफ्यूगी और माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें या तो वहां पे जो नेचुरली पाए जाते हैं पेड़ पौधे, जितना भी फूड चेन है उसको प्रॉपर यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अलोंग विद दैट आपको कंडीशंस फेवरेबल बनानी है, जितने भी आपके पास माइग्रेटरी, जितने भी पक्षी आते हैं, जितने भी स्पीसीज आती हैं। कितने 4 पॉइंट हो गए? 4, 3 हुए, कौन सा रह गया फिर एक? अच्छा हाँ, तीसरा पॉइंट लिखिए। 4 हुए, 3 हो गया, चौथा लिखना है। ओके अब लिखिए, इट मस्ट सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज। नहीं यही है, पर इसका अलग मीनिंग है, लिखिए प्लीज। इट मस्ट सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। It must support population of plants and animal species which are important for maintaining the biodiversity of the region, which are important for the maintenance of biodiversity of the region, सिंपल इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी इतना कि यहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको ये सपोर्ट कर पाए। कैसे? इस पॉइंट को समझाइए मुझे नहीं समझाया, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हाँ, सिंपल कह रहे हैं कि अगर फ्लोरा है तो उतने ही फाउना होना चाहिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी मींस जैव विविधता, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे उतने होने चाहिए, सो दैट ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स हैं तो उतने ही कंज्यूमर्स से अवेलेबल होने चाहिए, कंज्यूमर्स हैं तो उतने ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स होने चाहिए। अगर उतने कंज्यूमर्स पाए जा रहे हैं तीनों स्केल्स के ऊपर, तो उतने ही मात्रा में आपके पास प्रेडेटर स्पीसीज होने चाहिए, जब से जो टॉप लेवल प्रेडेटर्स होते हैं, और उसके ऊपर डीकंपोजर होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कम रहता है तो इकोलॉजिकल आपकी फूड चेन है वो खराब हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिंपल वुल्फ गया, पूरा नेशनल पार्क ही बर्बाद हो गया, है ना, जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो गया। सो सिंपली कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होनी चाहिए सो दैट ये इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, है ना, मतलब फूड चेन को मेंटेन करके रखें। क्योंकि अगर एक भी गायब होगा तो सारे की सारी फूड चेन जो है रप्चर हो जाएगी, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, दूसरी स्पीसीज जो है उनके लिए ये खतरा बन सकता है। फिर क्या होगा? कंपटीशन, एक स्पीसीज चाहेगी दूसरी को एलिमिनेट करे, दूसरी चाहेगी एक को एलिमिनेट करे, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा रामसर साइट ही डिप्लीट हो जाएगा। अब आता है 5th पॉइंट, इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, रामसर साइट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। तो ये भोजन का या आहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है, स्रोत है। सो इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, कॉमा, स्पॉनिंग ग्राउंड, जहां पे बहुत सारे जीव जंतु तो नहीं कह सकते, बट बहुत सारे पक्षी अपने अंडे यहाँ पे देते हैं। सो इसको आप कहेंगे स्पॉनिंग एरिया, स्पॉनिंग ग्राउंड, ब्रैकेट में लिखिए एग लेइंग ग्राउंड, आगे, और नर्सरी, मतलब यहाँ पे पौधे भी उगाए जा सकते हैं एक नर्सरी के थ्रू, और नर्सरी। तो सिंपल कह रहे हैं कि जहां पे भी आपका
वेटलैंड है, रामसर साइट है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। यहाँ पे आपको भोजन के बहुत सारे स्रोत देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पॉनिंग ग्राउंड है, यहाँ पे एग्स, बहुत सारे जो आपके पक्षी हैं वो एग ले करते हैं। अब इसी में से एक और पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह उड़ीसा में है। इट इज फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव हर साल सीजन के हिसाब से स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए आते हैं। सो इसकी बहुत ज्यादा पोचिंग होना शुरू हो चुकी थी। सो पोचिंग को बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, दैट इज भारतीय तटरक्षक, इनकी ड्यूटी लगाई गई, सो दैट ये इनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है, एक्चुअल में स्पॉनिंग ग्राउंड भी कहते हैं, बट इट इज ऑल्सो नोन एज नेस्टिंग ग्राउंड। तो नेस्टिंग ग्राउंड को कंजर्व करने के लिए इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइंटली इसको मैनेज करते हैं। सो नेक्स्ट लिखिए, इसी में हम 6th पॉइंट, इट मस्ट रेगुलरली सपोर्ट 20,000, it must support regularly 20,000 plus, या फिर ऐसे लिख लीजिए प्लस 20,000 plus species of flora and fauna, 20,000 species of flora and fauna along with birds। तो फ्लोरा फाउना तो 20,000 प्लस स्पीसीज होने चाहिए, बट दे शुड बी 20,000 बर्ड्स ऑल्सो। मतलब यहाँ पे पक्षी भी 20,000 स्पीसीज से ज्यादा के होने चाहिए, तभी आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ रामसर साइट। तो रामसर साइट का स्टेटस या टाइटल किसी भी वेटलैंड को देना, ये 9 कैटेगरीज का पार्ट है। सो 20,000 प्लस आपके पास फ्लोरा फाउना, वनस्पति, जीव जंतु होने चाहिए, साथ साथ में पक्षियों की प्रजातियां भी 20,000 प्लस होनी चाहिए। डिपेंड करता है ये कितने हैं। आपके पास क्रो है, माइना है, स्पैरो है, कोई ईगल्स हैं, बल्चर्स हैं, या फिर यहाँ पे कोई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, पैरेट्स हैं, बहुत सारी टाइप की आपके पास स्पीसीज की यहाँ पे वैरायटी होनी चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट पे लिखिए, रेगुलरली इट मस्ट सपोर्ट regularly it must support regularly it must support, आप ही लिखिए, it must support 1% population, 1% population of, regularly it must support 1% population of इंडिविजुअल स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज। तो रेगुलरली इसे 1% जो है कुछ एक स्पेसिफिक स्पीसीज है उनको सपोर्ट करना है, चाहे वो साइबेरियन क्रेन है, चाहे वहां पे पाए जाने वाले आपका पेलिकन है, पेलिकन फेस्टिवल भी बनाते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो भी आपके पास ऑर्किड्स की वैरायटीज है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में ऑर्किड एक फ्लावर है, उसकी वैरायटीज को बहुत ज्यादा कंजर्व किया जाता है। सो चाहे वो एक कोई पक्षी हो, फ्लोरा है, फाउना है, उसको आपको 1% जो है उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस आपका होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन जितनी भी आपके पास यहाँ पे स्पीसीज अवेलेबल है। थैंक यू अर्शदीप वगैरह सभी, आपको अभी वहीं से ही हमने स्टार्ट किया जहां पे आपके पॉइंट्स रह चुके थे। 7th पॉइंट पे लिखिए, 7 होगी, दिस वाज 7। 8th पॉइंट लिखिए, 8th क्राइटेरिया टू ग्रांट रामसर स्टेटस, ये है इट मस्ट सपोर्ट इंडिजिनस फिशेज, इट मस्ट सपोर्ट इंडिजिनस फिशेज। तो जितनी भी स्वदेशी फिशेज हैं इनको इसने सपोर्ट करना है। इट मस्ट सपोर्ट इंडिजिनस फिशेज, तो जो भी मछलियों की स्वदेशी प्रजातियां हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए आपके रामसर साइट को। इट मस्ट सपोर्ट इंडिजिनस फिशेज, इतना ही है। 9th पॉइंट लिखिए, लास्ट 9th पॉइंट, 9th पॉइंट पे लिखिए,
आगे लिखिए, इट शुड सपोर्ट सम इम्पोर्टेंट wetland based animal species. It must support some wetland based animal species. Wetland based animal species. तो अगर कोई wetland है, उसके नियर बाय कोई स्पीसीज जो कि नेचुरली वहीं पे पाई जाती है, बट वो एनिमल स्पीसीज होनी चाहिए, तो उसको भी इसको सपोर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल हो सकता है, राइट. सो उसको सपोर्ट करना है. जब आपके पास टाइगर है, चीता है, लायन है ना, या फिर आपके पास स्नो लेपर्ड है, उसको उसने सपोर्ट करना है. जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क है ना, हेमिस नेशनल पार्क इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, राइट. तो जम्मू एंड कश्मीर में है आपके पास हेमिस नेशनल पार्क. लार्जेस्ट जो नंबर है यहाँ पे, इंडिया लार्जेस्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर. तो अब जो हेमिस नेशनल पार्क है, यहाँ पे ज्यादातर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलती है इसके सराउंडिंग एरिया में. जहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है उसके सराउंडिंग क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में ज्यादातर स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ देखा जाता है. तो इट इज दिस स्पेसिफिक स्पीसीज है ना, तो इसको आपको सपोर्ट करना है, राइट. तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वेटलैंड के आधार पर अगर वहां पे कोई एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, तो उसको आपने पर्टिकुलरली कंजर्व करके रखना है. समझ गए. तो पहले आप पंजाब के अपने जितने भी रामसर साइट है वो लिख लीजिए, रामसर साइट्स इन इंडिया ऐसे लिखिए. और मैं ये आपको पूरे 82 नहीं लिखवाऊंगा, जितने भी आपके पास 5 या 7 है आपने खुद लिखने हैं. आपने हेडिंग डालनी है रामसर साइट्स इन इंडिया. ये आपका मेरी तरफ से होमवर्क है कि आपने सारी रामसर साइट पढ़नी है. तो हेडिंग डाले रामसर साइट्स इन इंडिया. उसके बाद चाहे आप उसमें मेंशन कर लीजिए विल स्टडी एट होम, विल मेक द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया. सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप घर जाके देखिए या अपनी नोटबुक में एक लाइन में 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 करके लिख लीजिए, ताकि आपके सारे के सारे रामसर साइट आ जाए. तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको रामसर साइट याद रखनी है. अब मेरे पास जो अवेलेबल है इसमें है, मैं आपको कुछ एक एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे. एक मिनट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कहीं पे कोई इशू आ रहा है प्लीज आप एक बार यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आपका अगर पॉइंट रह गया है लास्ट बीच में, तो उसको दोबारा से हम देख लेंगे. अब लिखिए कुछ एक फैक्ट लिखिए. गुजरात हैज मैक्सिमम, जब सिंपल लिखिए, गुजरात हैज लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया. गुजरात हैज लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड इन इंडिया. Largest area of wetlands in India, followed by Andhra Pradesh. Gujarat has largest area of wetlands in India, largest area of wetlands in India, followed by Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and West Bengal. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. अगले लिखिए नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी. नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड assessment NWIA, National Wetland Inventory and Assessment, estimates that India have 1,52,600 1,52,600 square kilometer of area, which comes under wetland,
wetland which is 4.63% of India's total land area, which is 4.63% of India's या फिर country's total area, India's total land area, India's total land area. So गुजरात में सबसे ज्यादा वेटलैंड का जो क्षेत्र है पाया जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में. अब नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट, मतलब ये वेटलैंड का पूरा लेखा जोखा करते हैं, असेसमेंट करते हैं. तो NWI के एस्टिमेट के हिसाब से उन्होंने बताया है कि भारत में लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो वेटलैंड के अंदर आता है, वेटलैंड के अंतर्गत आता है. और वो टोटल जो एरिया है वो हमारे टोटल लैंड एरिया का, भारत के टोटल लैंड एरिया का, भूमि क्षेत्र का 4.63% आपका पूरा का पूरा लैंड एरिया है. अब लिखिए ओके, निकिता क्लियर है तो परमजीत, रीतू रानी ओके. नेक्स्ट लिखिए एक जगह है जिसका नाम है पेंटानल, पेंटानल PANTANAL. Pantanal is the world's largest wetland. It is the world's largest wetland in the world, covering an area of approximately 20,000 square kilometer area. Sorry, covering an area of approximately 20,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो 20,000 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है. इट कम्स अंडर, इट इज इन दी ब्राजील, इट इज इन ब्राजील साउथ अमेरिका, इट इज इन ब्राजील साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग, जिसको आप कहते हैं ब्राजील, वहां पे पाया जाता है. बहुत सारी कंट्रीज इसको टच करती हैं, पैराग्वे है, बोलीविया है, बट याद रखना कि मेन लैंड जो है दैट इज ब्राजील. छोड़ मैसेज आए इंपॉर्टेंट वाली 10 दो. हाँ लिख रहे हैं अभी इसमें हम. इंडिया का लिख लिया, वर्ल्ड का लिख लिया. अब आप लिखिए इसमें लिखा यूके के नंबर वन है रामसर साइट में. लेट मी चेक, क्योंकि नाम हर बार चेंज होते रहते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स या फिर इन द वर्ल्ड. फरवरी 2024 के हिसाब से 2500 रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और मैक्सिको में सबसे ज्यादा है. पर हमें बात करनी है वेटलैंड की पहले. पर रामसर साइट लिख लीजिए पहले, ऐसे लिखिए एज ऑफ फरवरी 2024, एज ऑफ फरवरी 2024, एज ऑफ फरवरी 2024, there were over 2,500 Ramsar sites. There were over 2,500 Ramsar sites. There were over 2,500 Ramsar sites in the world. 2,500 Ramsar sites in the world, covering more than 2.5 million square kilometer area. Covering more than 2.5 million square kilometer area. और किसका? पूरे वर्ल्ड का. 2.5 million square kilometer area, 25 million square kilometer area of the world. भारत का कितना है टोटल लैंड एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना.
सोचो कितना है। हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पूरे भारत का। 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पर देख लीजिए 2.5 मिलियन तो इसी में ही है, सिर्फ और सिर्फ रामसर साइट में ही कवर होता है। विच इज लार्जेस्ट इन मैक्सिको, तो सबसे लार्जेस्ट जो आपको देखने को मिलेगा रामसर साइट वो मैक्सिको में है। विच इज लार्जेस्ट इन मैक्सिको। अगेन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, कौन से अमेरिका में आएगा? सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सो सेंट्रल अमेरिका। अब लिखिए। अब अगर हम लिखने लगेंगे रामसर साइट्स के बारे में तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो आएगा प्रोटेक्शन में कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, कब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये सब कहानी करेंगे लेटर ऑन 11:25। आपने जो आज तक कभी पढ़ा है, कल पढ़ा है, उसका टेस्ट अगले आने वाला जब भी आपका क्लास होगा उसमें कंडक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो अभी टेस्ट होने हैं वो आपकी ऐप के ऊपर ही क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा। आपको जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वहीं पे ABCD कोई भी ऑप्शन लगाएंगे, रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने आप ही मार्क्स कट जाएंगे या फिर 0 मार्क्स मिलेगा, न्यूट्रल रहेगा, और जितने मार्क्स आपने सिक्योर किए होंगे आउट ऑफ 10 वो आपको उसमें शो हो जाएगा। तो ऐप पे ही आपका MCQ टेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपका जो मेंस के क्वेश्चन है आपको पेपर पे लिखना है और वैसे ही चेक होंगे। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करो और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। वेटलैंड स्टार्ट हो गया मतलब यहाँ से बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। तो वेटलैंड के पीछे पीछे इकोलॉजी का पार्ट, अभी बायोडाइवर्सिटी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। सो तब तक आप अपना टेस्ट वाले सेक्शन होएगा हम तो हाँ जी, आपका जो टेस्ट सेक्शन है वहीं पे आपका टेस्ट जो है अभी अपलोड किया जाएगा, वहीं पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन आपने रिटर्न लिख के स्कैन करके वैसे ही असाइनमेंट पोर्टल पे सबमिट करने हैं। सो ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी आपकी क्लास को क्लियर करते हैं।